नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने दो अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर को धरती पर लाने की पुष्टि कर दी। बीते 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस में फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के फ्लोरिडा में वहां के समुद्र तट पर उतरेंगे। बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट से वापस लाया जाएगा। धरती पर 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स के पैर पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे शारीरिक समस्याओं से उनको जूझना भी पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम उनकी इस पूरे यात्रा को देखेंगे। हम उन कारणों को भी जानेंगे जिसके चलते मात्र 8 दिन की यात्रा पे गई सुनीता विलियम्स क्यों 9 महीने के बाद आ रही हैं और कौन सा इसके बाद क्रू है जो वहां पहुंचा तो उसके बाद सुनीता विलियम्स वापसी कर रही हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और आपके साथ आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका सहयोगी है कि ये चैनल धीरे धीरे एक एक अंकों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है दोस्तों, जो कि आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो अपना साथ सहयोग बनाए रखिए, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया और आपके स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये आपको सुनीता विलियम्स नजर आ रही हैं और ये आपको वुच विलमोर नजर आ रहे हैं। और इनको ड्रैगन क्राफ्ट लेने के लिए आईएसएस पहुंच चुका है और नासा ने बताया है कि फ्लोरिडा के तट पर यह अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यह यान मंगलवार अमेरिका के हिसाब से शाम 5:57 पर पहुंचेगा और भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो बुधवार सुबह 3:27 के हिसाब से यानी कि 19 तारीख, अमेरिका का 18 मार्च और इंडिया का 19 मार्च जो है ये पहुंचेगा। अब वुच विलमोर के बारे में हम बात करें, सुनीता विलियम्स के बारे में हम बात करें तो यह पिछले साल जून के महीने में अंतरिक्ष में एक मिशन पे गए थे और उनका जो स्टार लाइनर है वो खराब हो गया था और ऐसे में दोनों जो है वो 9 महीने से ज्यादा समय तक आईएसएस पर फंसे हुए थे। अब उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसएक्स ड्रैगन जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों अंतरिक्ष यात्री दो दूसरे यात्रियों के साथ मंगलवार शाम को पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस्कोमॉस कॉस्ट्रोमाट अलेक्जेंडर गोर्गोनोव भी जो है वो ड्रैगन कैप्सूल से जो है वो बाहर आएंगे। आपके स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी तस्वीर है, जिस तस्वीर के माध्यम से हम वो पूरी प्रक्रिया को जो है वो आपके साथ बात करेंगे। और सबसे मजे की बात है कि सुनीता विलियम्स की वापसी को हम लाइव जो है वो देख सकते हैं और ऐसा नासा ने अपने बयान में कहा है कि आईएसएस के स्पेस एक्स क्रू 9 की पृथ्वी पर पूरी की पूरी जो वापसी होगी वह लाइव प्रसारण किया जाएगा और यह प्रसारण सोमवार रात 10:45 पर जो है शुरू होगा। भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो 18 मार्च सुबह 8:30 पे होगा और अमेरिका के हिसाब से अगर हम बात करें तो 17 मार्च रात 10:45 पर यह प्रसारण शुरू किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यान के हैच के बंद होने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद यान उतरने तक इसकी पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग जो है की जाएगी और इससे दर्शकों को खगोल विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स के जो जीवन है उसके बारे में एक ऐतिहासिक घटना जो है वो उसके साक्षी बन सकेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये तस्वीर है लॉन्चिंग के 28 घंटे बाद आईएसएस में पार्क हुआ ड्रैगन कैप्सूल और अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से 14 मार्च की शाम 7:03 पर स्पेस एक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 लॉन्च किया गया और इससे जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 10 के 4 एस्ट्रोनॉट सवार थे। करीब 28 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस में डॉक हुआ और अब क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रुकेंगे और क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके 3 अन्य साथी धरती पर वापस लौटेंगे। आईएसएस में स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए भी सिर्फ 2 स्पॉट जो है वो बनाए गए हैं
और एक स्पॉट पर हमेशा एक ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट खड़ा रहता है ताकि स्पेस स्टेशन में अगर किसी भी प्रकार से आग लग जाए तो ऐसे इमरजेंसी की कंडीशन में एस्ट्रोनॉट इस पर सवार हो सके, और यह एक लाइफ बोट की तरह है। और दूसरा जो स्पॉट है उसमें स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं, और यही पे स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर जो है वो पहुंचा है। तो आप अपने स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। एक तस्वीर आपको ये देखने को मिल रही है, और दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें तो यहां जाकर जो है वो स्पॉट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं। अब आईएसएस 9 जो क्रू 9 था आईएसएस में जो मौजूद, उसके जगह क्रू 10 लेगा। और क्रू 10 में अगर हम बात करें तो कौन कौन साथ जा रहा है, उसके पहले क्रू 9 के मेंबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तो निक हैग नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। और निक हैग के बारे में अगर हम बात करें तो निक हैग जो है वो नासा एस्ट्रोनॉट और अमेरिका आर्मी के कर्नल। अलेक्जेंड्रोर गोर्बुनोव जो कि रॉस्कोमॉस एस्ट्रोनॉट और रूसी एरोस्पेस के इंजीनियर हैं। सुनीता विलियम्स नासा एस्ट्रोनॉट और अमेरिकी नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वुच विलमोर नासा एस्ट्रोनॉट और अमेरिकी नेवी से के टेस्ट पायलट हैं। ये क्रू 9 के मेंबर हैं जो कि वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। क्रू 10 के मेंबर्स की स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है। एनी सी मैकलेन जो कि नासा एस्ट्रोनॉट और अमेरिकी आर्मी के कर्नल हैं। ताकियो ओनिसी जो कि जाक्सा एस्ट्रोनॉट जो कि जापानी फ्लाइट इंजीनियर हैं। किरिल पॉस्कोव जो कि रॉस्कोमॉस यानी कि एस्ट्रोनॉट और रूसी फ्लाइट इंजीनियर हैं। और निकोल एयर जो कि नासा एस्ट्रोनॉट और अमेरिकी एयर फोर्स की मेजर हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया होगा वो 5 स्टेप में पूरा होगा। सबसे पहले ड्रैगन कैप्सूल की ऑन डॉकिंग होगी, और ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता विलियम समेत क्रू के 9 के चारों एस्ट्रोनॉट सवार हो जाएंगे। और इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस से इसकी अनडॉकिंग होगी, और ये 5 स्टेप्स में जो है वो पृथ्वी पर पूरा आएंगे। पांचों स्टेप के बारे में बात करें तो सबसे पहला स्टेप है जिसको कि हम सिक्योरिटी चेक का स्टेप कहते हैं, जिसमें अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसा काम कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसा काम कर रहा है, थ्रसर सिस्टम कैसा काम कर रहा है, इन सबको जो है वो चेक किया जाएगा। दूसरा है स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोलना। स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से जोड़ने वाले बॉन्ड यानी जोड़ को खोल दिया जाएगा, और यह डॉकिंग के लिए एक स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म जो है वो होता है। आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए, आपको स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। तीसरा है थ्रस्टर का इस्तेमाल। डॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर प्रोपल्शन सिस्टम जो कि धक्का देने के लिए है, स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से धीरे धीरे अलग करने के लिए रफ्तार देगा। और थ्रस्टर की मदद से स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन और स्पीड को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। चौथा प्रक्रिया है स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग। अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट को मिशन कंट्रोल रूम और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार मॉनिटर और ट्रैक करती हैं ताकि किसी इमरजेंसी के दौरान हादसे से बचा जा सके। पांचवा है अनडॉकिंग के बाद धरती की ओर बढ़ना। स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से पूरी तरह से अलग होने के बाद मिशन का अगला स्टेप शुरू होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट अब धरती की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये पूरा का पूरा आपके सामने जो हमने ये पूरा इंफॉर्मेशन लाया है वो नासा के मदद से लाया है। आगे बढ़ते हैं। री एंट्री का अगर एंगल बिगड़ जाता है, ये सबसे बड़ा एक समस्या है, सबसे बड़ा एक डर है कि अगर री एंट्री का एंगल बिगड़ जाता है तो कौन कौन से जो हैं वो परेशानियां आ सकती हैं, कौन से जोखिम आ सकते हैं। तो री एंट्री का एंगल अगर बिगड़ जाएगा तो भाप बन जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स। आईएसएस से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, जिसे कि री एंट्री कहते हैं। आप देखिए, जब री एंट्री होगा तो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण होगा, और घर्षण के समय, फ्रिक्शन के समय आप जानते हैं बहुत बड़े स्तर पर एनर्जी क्रिएट होगा। और डर ये है कि कहीं ये जल ना जाए अगर गलत एंगल बना तो। आप समझिए, कल्पना चावला वाला जो डर है वो देखने को मिल रहा है। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम रफ्तार से ट्रेवल करेगा, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम होने लगेगी। अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा भी गड़बड़ी हुई तो यह खतरनाक और जानलेवा घटना साबित हो सकती है। और ऐसी स्थिति में दो कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहला, तीखा एंगल लेने पर, और दूसरा उथला एंगल लेने पर। ठीक, आप देखिए आपके स्क्रीन पर यह तीखा एंगल दिख रहा है, यानी कि अगर कैप्सूल का तीखा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा तो काफी ज्यादा घर्षण होगा,
और इससे बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जैसे तीखा एंगल का मतलब सीधे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उतरने का प्रयास कर रहा है ये, तो इससे घर्षण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा होगी। आप देख रहे हैं क्योंकि एरिया ज्यादा है तो घर्षण की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा होगी, और घर्षण की प्रक्रिया अगर ज्यादा होगी तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि इस समय इसके बाहर के वायुमंडल का जो घर्षण हो रहा है वहां का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ जाएगा। और इस गर्मी से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट का जो शील्ड है, हीट शील्ड, वो जल सकता है, और ऐसे में कैप्सूल जल जाएगा और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनकी मृत्यु हो सकती है जलकर। अगर उथला एंगल यानी कि हल्का सा तिरछा ये लेकर जा रहा है तो वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो कैप्सूल री एंट्री के बजाय वायुमंडल से जैसे ही होगा तो हो सकता है कि टकरा के फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे। बात समझ रहे हैं? आप इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, अगर तिरछा होके आएगा, है ना? तो इससे क्या है कि टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा और बाद में कैप्सूल में किसी ऑर्बिट में फंस कर रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में नासा और स्पेसएक्स को कैप्सूल में खोजने के लिए और वापस लाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। मतलब कि अगर फिर से चला गया तो अब ढूंढना पड़ेगा कि यह कैप्सूल कहाँ गया। तो ये बड़ी समस्या है, ये बहुत ही पेचीदा एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से सुनीता विलियम्स और टीम को जो है वो यात्रा करना है। स्पेस में थ्रस्टर अगर फेल हुआ तो क्या होगा? तो रेस्क्यू के लिए कुछ घंटे बचेंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 16 डैक्रो थ्रस्टर लगे हैं जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड और स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करेंगे। अगर डैक्रो थ्रस्टर खराब हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं, थ्रस्ट पीछे से धक्का देने का काम कर रहा है। और यह थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स जो है वो पैदा करेगा। अगर वापसी के दौरान थ्रस्टर फेल हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर सप्लाई के साथ स्पेस में ही रह जाएंगे। इसके बाद थ्रस्टर को फिर से चालू करने और एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लाने के लिए कुछ घंटे का समय लगेगा। पहले भी कई बार थ्रस्टर फेल हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी आर्मी में स्पेस सिस्टम कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इन्होंने माना है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ऐसा होने की संभावना कम है और ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा इन्होंने यूएस मिलिट्री एक्स स्पेस सिस्टम कमांडर हैं, इन्होंने डेली मेल में जो बातें कही हैं वहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरा, अगर सही समय पर पैरासूट नहीं खुले, 6 पैरासूट है तो एस्ट्रोनॉट को खतरा हो सकता है। री एंट्री से लेकर स्पेल्स डाउन तक हर प्रोसेस को सही से होना है और इसमें कैप्सूल में लगे 6 पैरासूट का खुलना भी शामिल है। यह पैरासूट 2 हिस्से में खुलेंगे। सबसे पहला है ड्रैग पैरासूट और दूसरा है मेन पैरासूट। आप अपने स्क्रीन पर इस पूरी तस्वीर को देखिए। ड्रैग पैरासूट ड्रैगन कैप्सूल की एंट्री जैसे री एंट्री होगी उसके बाद लगे हुए इसमें 2 ड्रैग पैरासूट खुलेंगे। जब कैप्सूल जमीन पर के करीब लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो 560 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से यह आगे की ओर बढ़ेगा और तब ड्रैग पैराशूट खुलेगा और इसको स्पीड को स्थिर रखेगा। मेन पैराशूट का काम क्या है? ड्रैगन कैप्सूल में 4 मेन पैराशूट हैं जो लैंडिंग से पहले कैप्सूल की स्पीड को कम करेंगे। जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह पैराशूट खुलते हैं। तब कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। और अगर सही समय पर पैराशूट नहीं खुलते हैं तो स्प्लैश डाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज्यादा तेजी से टकराएगा और इससे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितना सुरक्षित है, क्योंकि स्पेस एक्स गया हुआ है, मस्क की कंपनी का, कितना सुरक्षित है? तो अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं और 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर को किया है। 29 रीफ्लाइट्स पूरी की हैं। ड्रैगन कैप्सूल को उसके सिक्योरिटी फीचर की वजह से काफी ज्यादा सिक्योर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 फीचर है। सबसे पहला फीचर है लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम जिसको कि LAS कहा गया है, जो उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देगा। और ये 8 सुपर ड्रैको इंजन लगे हैं और हर सुपर ड्रैको इंजन 16,000 पाउंड का फोर्स जो है वो पैदा करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर ये सारी की सारी तस्वीर जो है वो देख रहे हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करें
तो ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम टीपीएस कहते हैं, लगा हुआ है, जिसमें कि PICAX हीट शील्ड लगा हुआ है। जब कैप्सूल वायुमंडल में री एंट्री करेगा तो उससे पैदा होने वाले जो भी ताप है, उन ताप को यह हीट कैप्सूल जो है वो क्या करेगा, बचाएगा। इसके बाद ऑटोनॉमस ऑपरेशंस, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल नेविगेशन और आईएसएस से डॉगिंग के लिए जीपीएस कैमरे और लिडार सिस्टम का जो है इस्तेमाल करके कैप्सूल को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड के जरिए या मैनुअल मोड पर जो है इसको स्विच कर सकते हैं। सूट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ टोटल 7 सीट नजर आ रही हैं। तो कैप्सूल की ये आरामदायक सीट है जो कि क्रू मेंबर्स जो है इसके अंदर बैठ सकते हैं, और ये कस्टमाइज है जिससे कि आपस में जुड़कर एक खास सूट सिस्टम तैयार है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से ये एस्ट्रोनॉट जो है इसमें बैठे हुए हैं, और इससे निकलने वाली मोटी सी केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे पोर्ट से जुड़ती है, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है, और ये स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमेक्स जैसे मटेरियल से बने हुए हैं। अब ड्रैगन स्पेस कैप्सूल में 7 एस्ट्रोनॉट्स की बैठने की जगह है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 ड्रैगन कैप्सूल है, जिसका नाम है एंडेवर, रील साइलेंस, एंडुरेंस और फ्रीडम। ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसान और सामान दोनों को आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाएगा, और इसमें मैक्सिमम 7 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जा सकते हैं। ऊंचाई 8.1 मीटर, व्यास 4 मीटर, स्पेसक्राफ्ट का वॉल्यूम 9.3 घन मीटर, ट्रंक का वॉल्यूम 37 घन मीटर, लॉन्चिंग के दौरान इसका वजन 6000 किलोमीटर, वापसी के दौरान इसका वजन 3000 किलो के आसपास से, माफ कीजिएगा, लॉन्चिंग के दौरान वजन 6000 किलो। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैप्सूल के आगे का हिस्सा है, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। और इसमें एस्ट्रोनॉट्स या सामान मौजूद होता है इसी जगह पे, और इसके ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हैं जो इसे ऑर्बिट और डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च एस्केप सिस्टम को पावर देते हैं। आप अपने स्क्रीन पर यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, यही एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इसी में अगर हम बात करें तो सामान रखा जाता है, जिसको कि ड्रैगन ट्रंक कहा जाता है, और यह कैप्सूल का पिछला हिस्सा है जो स्पेसक्राफ्ट को सपोर्ट देता है, और इसका आधा हिस्सा सोलर पैनल से ढका होता है जो उड़ान के दौरान आईएसएस पर रहते हुए ड्रैगन कैप्सूल को बिजली देता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के कुछ वक्त पहले तक यह कैप्सूल के साथ जुड़ा रहता है और काम करता है। तो आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से हमने पूरे पॉइंट्स को जो है वो समझा है। लेकिन एक बात जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है कि सुनीता विलियम्स और उनके पूरे साथी अगर पृथ्वी पर आ रहे हैं तो कई सारे समस्याएं जो है उनके साथ हो सकती है, और क्या-क्या समस्या हो सकती है, क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों 5 जून 2024 को मात्र 8 दिन की यात्रा के लिए सुनीता विलियम्स जो है वो गई, और 8 दिन की यात्रा जो है वो 287 दिन की यात्रा के रूप में बदल गई, और 287 दिन की यात्रा के बाद यह पृथ्वी पर वापस आ रही। 287 दिन का मतलब है कि मान के चलिए कि लगभग साढ़े 9 महीने तक सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो हैं वो जीरो ग्रेविटी में रहे हैं, और जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद कई सारी समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रहा है जो कि स्पेसक्राफ्ट से बाहर आते एस्ट्रोनॉट्स हैं, स्कॉट, और ये ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि धरती पर चलना भी भूल सकते हैं। 1 मार्च 2016 को अमेरिका के ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, और ये वापस जब आए थे 340 दिन वहां बिताकर, तो ये निकलने के बाद ये चल नहीं पा रहे थे, तो 4 लोग इनको कुर्सी पर बैठा के चल रहे थे, और इसका कारण था कि जब धरती पे आप चलते हैं, जब दौड़ते हैं, जब उठते हैं, जब बैठते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपकी मांसपेशियां ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, और इससे मांसपेशियां जो हैं वो धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि वहां मांसपेशियों को काम करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। इससे हड्डियों की डेंसिटी भी कम होने लगती है, और कहा जाता है कि हड्डियों की डेंसिटी लगभग 1% कम हो जाती है, जिससे पैर, पीठ
और गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे समस्या क्या होती है? तो इससे समस्या ये भी होती है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो खड़े नहीं हो पाते हैं, अचानक गिर जाते हैं। ये एस्ट्रोनॉट हेडेमरी स्टेज पर बोलते-बोलते अचानक लड़खड़ा के गिर गई हैं और ये तस्वीर 2006 की है, जब 12 दिन की यात्रा करके स्पेस पे रहकर ये लौटी थी। तो ये किसी प्रोग्राम में खड़े होकर स्पीच दे रही थी और जैसे ही शुरू की स्पीच देना, वैसे ही लड़खड़ा के जो है वो गिर गईं। कारण क्या है? कारण ये है कि कान और दिमाग के बीच में एक सिस्टम होता है जो शरीर को बैलेंस बनाने के लिए है। उस सिस्टम को कहा जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम और यही वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है और स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण यह सिस्टम जब सही से काम नहीं करता है, तो ऐसे में जब आप धरती पर वापस आते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स को खड़े रहने पर और खड़े रहने के लिए बैलेंस बनाने में जो है वो दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए आपके आंख, आपके पैर, आपके शरीर के जो अंग है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और यही कोऑर्डिनेशन जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि वायुमंडल से जब आप ऊपर जा रहे हैं, जब आप स्पेस में जा रहे हैं तो जीरो ग्रेविटी है और जीरो ग्रेविटी में कुछ भी गिरता नहीं है। आप अगर कुछ छोड़ रहे हैं तो वो हवा में तैरेगा। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉट टॉम है। जब वो वापस आए थे तो उनको आदत हो गई थी जीरो ग्रेविटी में कुछ भी चीज हवा में छोड़ देने की। तो कई बार ये हवा में छोड़ देते थे और ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं। कभी ये पानी के बोतल छोड़ देते थे, कभी पेन छोड़ देते थे, क्योंकि इनको ध्यान ही नहीं था कि ये अंतरिक्ष में नहीं बल्कि ये पृथ्वी पर है और यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है। और वो कहते हैं कि ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये स्टूपिड ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेस में जब आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो आपका शरीर जो है वो वहां की ग्रेविटी यानी कि माइक्रो ग्रेविटी को अपना लेता है और वहां की चीजों को आप हवा में छोड़ देते हैं, वो तैरती रहती है। लेकिन पृथ्वी पर जब आप आते हैं तो वही जो आदत बनी रहती है जिससे सामान जो है गिर जाता है। इसके अलावा एक और समस्या होती है। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण एस्ट्रोनॉट के आंखों से निकलने वाले आंसू की बूंद जो है वो नीचे नहीं गिर रही। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉट जब वापस आते हैं तो उनके आंखों से कम दिखाई देता है। कई एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको अंधा बनने का भी डर है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जब स्पेस में रहा जाता है तो आंखों में प्रॉब्लम आती है और कई बार कई एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अंधे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में जब जीरो ग्रेविटी होता है तो शरीर के अंदर का तरल पदार्थ जो है वह सिर की ओर बढ़ता है नीचे आने की जगह पे, जिससे आंखों के पीछे की नस जो है उसके ऊपर दबाव पड़ता है और इसे स्पेस फ्लाइट एस्ट्रॉयड न्यूक्लियर ऑकुलर सिंड्रोम कहते हैं, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सांस SANS कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम यानी कि SANS। एस से स्पेस फ्लाइट, ए से एसोसिएटेड, एन से न्यूरो ऑकुलर और एस से सिंड्रोम। और धरती पर आने के बाद जब एस्ट्रोनॉट का शरीर एडजस्ट करता है तो आंखों के ऊपर भी असर पड़ता है और इस कारण कई बार एस्ट्रोनॉट्स को चश्मा भी लगाना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों से हो सकता है कि सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को जो है वो जूझना पड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कैंसर जैसी समस्याओं से भी हो सकता है कि जूझना पड़े। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो कृपया अपने कमेंट जो है वो फटाफट टाइप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।